सेंटर से होकर गुजरती है और परपेंडिकुलर होती है मैग्नेट पर। ठीक, तो जरा देखिएगा, हमने जैसे हमने जैसे एक्सियल पॉइंट का करा था, तो एक्सियल पॉइंट के केस में भी हमने क्या करा, जो मैग्नेट की एक्सिस होती है उस एक्सिस पर हमने एक यूनिट नॉर्थ पोल एज्यूम कर लिया था। उसी तरीके से अब मैग्नेट की जो इक्वेटोरियल एक्सिस होगी, उस इक्वेटोरियल एक्सिस पर एक यूनिट नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है, हम एज्यूम करेंगे। देखिए इसमें ये कहेंगे, लेट अस एज्यूम a unit north pole। assumption basis वाला है क्योंकि यूनिट नॉर्थ पोल या सिंपली नॉर्थ पोल कहीं इस तरह से एग्जिस्ट करता नहीं है ना, तो assumption basis वाला ही है। let us assume a unit north pole at an equatorial point, ठीक, मैं इसका इधर डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये हमारी एक बार मैग्नेट होगी, ठीक है, बार मैग्नेट में हम एक तरफ लेंगे साउथ पोल, एक तरफ लेंगे नॉर्थ पोल। इधर हो गया हमारा साउथ पोल और इधर हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का जो हम डिस्टेंस लेते हैं टोटल, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। अब मान लीजिए कि ये सेंट्रल पॉइंट है इसका मैग्नेट का, तो यहां से गुजरने वाला जो परपेंडिकुलर लेंथ है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो मैग्नेट के सेंटर से इस तरह से गुजरती है, उसको मैं बोल देता हूँ इक्वेटोरियल एक्सिस। ये जो लाइन है इसको हम बोल देते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस। और हमने क्या करा, इस इक्वेटोरियल एक्सिस पर, इस इक्वेटोरियल एक्सिस पर एक पॉइंट पी अज्यूम कर लिया, एक पॉइंट पी अज्यूम कर लिया, और इस पॉइंट पर मैंने बोला कि इस पॉइंट पर एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ठीक है। लेट अस अज्यूम अ यूनिट नॉर्थ पोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पी। इक्वेटोरियल पॉइंट पी मतलब इस इक्वेटोरियल एक्सिस पर एक पॉइंट पी है, मैंने माना कि यहाँ पर एक यूनिट नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो सेंटर से गुजरता है, मैंने पूरी लेंथ जो है मैग्नेटिक लेंथ उसको मैं मानता हूँ 2L, तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला लेंथ हो जाएगा L। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला लेंथ ये भी हो जाएगा L, ठीक है। आप क्या करिए, साउथ पोल को और नॉर्थ पोल को इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। फिर क्या करेंगे कि जब मैंने माना कि यहाँ पर पॉइंट पी पर एक यूनिट नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है, तो नॉर्थ पोल है ना, तो ये जो नॉर्थ है ये उस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो ये कहा इस नॉर्थ की वजह से यहाँ पर जो नॉर्थ पोल रखा हुआ है उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी, तो उसको मैंने बोल दिया एफ एन, इस फोर्स को मैंने बोल दिया एफ एन। ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, अपने से दूर जो है इसको रिपेल करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, एक यूनिट नॉर्थ पोल, तो उस नॉर्थ पोल और इस साउथ पोल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी इस तरह से। तो यहाँ पर ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, इस अट्रैक्टिव फोर्स जो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है इसको मैंने बोल दिया एफ एस। फिर हम क्या करेंगे, हमने ये कहा कि ये जो मैग्नेटिक लेंथ वाली जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस और ये वाली जो लाइन है इसके बीच में माना कि एंगल बनता है थीटा। हमने बोल दिया कि ये वाला एंगल बनता है थीटा, ठीक। तो क्योंकि ये इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस यानी कि परपेंडिकुलरली यहाँ से निकल के जाता है ना, तो जब ये थीटा है तो बेटा ये वाला भी थीटा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलरली ये इसको बाइसेक्ट भी करता है, ये एल है ये एल है।
सेम लेंथ है और ये इसके परपेंडिकुलर पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा जो ट्रायंगल बना हुआ है ESN, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। बताइए कितना तो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें कि देखिएगा कि जैसे ये मैग्नेटिक एक्सिस है, आप इस मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या होगा कि जब ये वाला एंगल थीटा है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको तो सीधा डायग्राम बनाना है, आपको वहां एग्जाम में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये थीटा है तो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये पूरी लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, तो पैरेलल के साथ में ट्रांसवर्सल यहाँ थीटा बना रही है तो पैरेलल के साथ में ये इधर थीटा बनाएगी, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इस तरफ ट्रांसवर्सल के इस तरफ, ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ, ये एंगल और ये एंगल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जब इतना आ गया तो ये जो Fn है, ये जो Fn है, इस Fn के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक तो इस तरफ, एक तो इस तरफ, तो इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? ये वाला जो कंपोनेंट है इसको मैं बोलूंगा क्या? Fn cos थीटा, Fn cos थीटा। सिमिलरली जो थीटा जो साथ में बनता है कंपोनेंट, इसी तरह से इसको मैं क्या बोलूंगा? Fs cos थीटा। बताइए ये समझ में आता है कि नहीं? यस सर आ रहा है। Fs cos थीटा ये यस सर। है ना? तो अब ये देखिएगा कि ये तो Fn cos थीटा बन गया, इसके साथ बन रहा है, और जो परपेंडिकुलर जाएगा ये तो इधर, तो परपेंडिकुलर जाएगा ये हो जाएगा Fn sin थीटा। इसी तरीके से जो इसका परपेंडिकुलर जाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा, ये इधर जाएगा Fs sin थीटा, Fs sin थीटा। ठीक, मैंने माना कि साउथ पोल पर और नॉर्थ पोल पर दोनों पर हमारा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, इधर साउथ पोल पर भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मेरी QM है और नॉर्थ पोल की भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ QM है। ठीक, यहाँ इस पॉइंट की पर जो मैंने नॉर्थ पोल लिया है दैट इज अ यूनिट नॉर्थ पोल, तो यूनिट नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 1 होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बता दीजिए ये डायग्राम यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब मैं निकालता हूँ Fn, ये मैं फोर्स निकालूंगा Fn कितना हो जाएगा? U0 अपॉन 4 पाई। फोर्स क्या होता है? दो दो जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स क्या होता है? U0 अपॉन 4 पाई QM1 मल्टीप्लाइड बाई QM2 अपॉन R स्क्वायर, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक, ये होता है। तो अब मैंने ये कहा कि U0 अपॉन 4 पाई, अच्छा, और ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप मान लीजिए x, मान लीजिए इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को आप x मान लो, और ये जो बीच का डिस्टेंस है कि मैग्नेट के और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए r, इसको r मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस कितना है? x। U0 अपॉन 4 पाई, मेरे पास दो जो पोल्स हैं, एक पोल ये हो गया नॉर्थ पोल और एक यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है इस पॉइंट पर, लेकिन उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना है? 1 है, और इसका कितना है? QM है, तो QM मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन x स्क्वायर, अपॉन x स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है? x, तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, और ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में होगी? ये होगी इस डायरेक्शन में, मतलब n से p की तरफ रिपल्सिव फोर्स है, मैं लिखूंगा अलोंग NP, अलोंग NP। उसके बाद हम बात करते हैं
एफ एस जो यहाँ लगेंगे पी से एस की तरफ, मतलब इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो हम कहेंगे कि एफ एस क्या होगा, नॉट अपॉन 4 बाई क्यू एम मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको आप क्या लिखेंगे, अलोंग एन पी, अलोंग पी एस, अलोंग पी एस, ये हो गया जी, ठीक। अच्छा, ये करने के बाद में हम ये कहेंगे कि जो ये वाले मैग्नीट्यूड है, ये एफ एन साइन थीटा और एफ एस साइन थीटा, ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों इक्वल और अपोजिट है, और मैं ये देख पा रहा हूँ यहाँ पर एफ एन और एफ एस को, मैं ये देख पा रहा हूँ कि एफ एन की वैल्यू भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर है, और एफ एस की वैल्यू भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो दोनों इक्वल है। ये कहेंगे hence fn is equal to fs, मैं ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा, देखिए वेक्टोरिकली दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ये अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, नॉट अपॉन 4 पाई q अपॉन x स्क्वायर, नॉट अपॉन 4 पाई q अपॉन x स्क्वायर, ठीक। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट्स fn sin थीटा एंड fs sin थीटा कैंसल आउट ईच अदर, वर्टिकल components f n sin theta and f s sin theta कैंसिल आउट ईच अदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और fn और fs ये दोनों इक्वल है, तो fn और fn sin थीटा और fs sin थीटा दोनों इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आएगा, therefore resultant force will be in the direction as shown, the direction as shown। देखिए ऐसा होगा कि मेरा ये वाला जो fn sin थीटा और ये fs sin थीटा, ये तो बेकार हो गए, ये तो इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि fs है, वो fn इधर है और fs इधर है, मैं fs से fn के पैरेलल एक डॉटेड लाइन खींचूंगा, ये हटा रहा हूँ मैं, है ना, ये आप लोग समझ जाएंगे, मैं पहले एक डॉटेड लाइन खींचता हूँ जो इसके पैरेलल है, फिर यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचूंगा जो इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया कि हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी ना F, वो इस डायरेक्शन में होगी, ये पॉइंट हो गया P, और इसको आप बोल दीजिए Q, इस पॉइंट को बोल दीजिए R, और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए P, है ना। तो हम ये कहेंगे कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो PR की डायरेक्शन में होगी, और Fn का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, Fn cos थीटा, इसी तरह से Fs थीटा यहाँ पर बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, Fs cos थीटा। तो जब मैं यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की बात करूंगा, तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों एड अप हो जाएंगी, ठीक है। बताइए जी, इतना समझ में आता है? यस सर। रिजल्टेंट फोर्स Fn की वजह से ये भी इधर इसी डायरेक्शन में Fn cos थीटा, और Fs की वजह से तो ये है, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fs cos थीटा इस डायरेक्शन में, तो दोनों की दोनों एड अप हो जाएंगी। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है, मैं इसको बोलूंगा E इक्वा EQUA, इक्वा इक्वा मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर जब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो B इक्वा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fn cos थीटा प्लस Fs cos थीटा, Fn cos थीटा प्लस Fs cos थीटा, ठीक। उसके बाद मैं इसको कहूंगा ट्वाइस ऑफ Fn
cos थीटा, क्योंकि fn इज इक्वल टू fs। हम यहाँ पर देख चुके हैं कि fn और fs ये दोनों इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ fn cos थीटा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो fn की वैल्यू है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई fn की वैल्यू नॉट अपॉन 4 बाई qm अपॉन x स्क्वायर इनटू cos थीटा। मेरे पास b का ये आ गया, और ये करने के बाद में अब आप ये देखिएगा कि ये x है, x मेरे लिए एक अननोन है। मुझे तो ये पता है कि यहाँ से इस मैग्नेट से जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ उसकी दूरी कितनी है, स्मॉल आर। मैग्नेट की टोटल लेंथ कितनी है, मैग्नेटिक लेंथ सॉरी ये 12 है, तो ये वाला टुकड़ा l है, तो मैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिएगा cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, ये बचा बेस। बेस कितना है, l, लेंथ है l, तो cos थीटा l अपॉन x, cos थीटा इज इक्वल टू l अपॉन x। ठीक है, अच्छा तो हमारा b इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 बाई qm, तो है कि यहाँ पर cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे, l अपॉन x, l अपॉन x, और यहाँ नीचे पहले से ही x स्क्वायर था, तो ये हो गया मेरे पास x क्यूब। ठीक है, अब क्या करो, अब x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो x की वैल्यू निकलेगी कैसे, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट, वो हो जाएगी x की वैल्यू। तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे नेक्स्ट, x is equal to अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट को मैं क्या बोल सकता हूँ, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। therefore b इक्वेटोरियल is equal to b नॉट अपॉन 4 बाई, और इस टू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा q1 into 12। वो क्यों कर रहा हूँ वो शायद आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि qm को 12 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो qm into 12 क्या आ जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, यहाँ पर भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना qm, यहाँ पर भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना qm, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 12, qm into 12 क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। तो qm into 12 इसको मैंने 2 को उधर ले लिया, और x की जगह में ये वैल्यू डालूंगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2 है, और उसकी भी पावर 3 है, मैं सीधा लिख दूं पावर 3/2। बताइए, समझ गए। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास P इक्वेटोरियल इज इक्वल टू नॉट अपॉन 4 पाई qm into 12, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। फिर जैसा कि एक्शियल वाले में करा था बिल्कुल वही काम यहाँ पर करना है मुझे। क्या करेंगे, एक्शियल वाले में भी हमने देखा था इन द केस ऑफ अ शॉर्ट मैग्नेट। शॉर्ट मैग्नेट मतलब जहां पर हमारा जो ये 12 है, मैग्नेट की जो लेंथ है वो बहुत कम है। तो जब मैग्नेट की लेंथ कम है यानी कि 12 जब बहुत कम है, तो जो 12 का हाफ है यानी कि स्मॉल है वो तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। और मैग्नेट ऑफ और अ वेरी शॉर्ट मैग्नेट, शॉर्ट मैग्नेट के केस में r is very greater than l, और a short bar magnet, short bar magnet के केस में बोलेंगे r is very greater than l, it implies that r square is also very greater than l square, it implies that r square plus l square is equivalent to r square। मतलब r square के सामने फिर हम इस l square को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इस l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इधर कर रहा हूँ उसको, ये हो जाएगा हमारे पास b इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
और m, और खुद देख लीजिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मैंने अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख दिया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर और पावर 3/2, तो आर की पावर 2 into 3/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा सिर्फ आर क्यूब। ये बताइए समझ गए इतना, इतना क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. चलिए जी, उसके बाद मैं ये कहूँगा कि भाई यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं इसको ये देखना चाहूँ कि अगर मान लीजिए मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं जानता हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, वैसे सब कुछ नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन उल्टी होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो बस एक नेगेटिव साइन आ जाएगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो। इन वेक्टर फॉर्म V equatorial is equal to minus mu naught m vector upon 4 pi r cube। ठीक है जी, तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a bar magnet at any equatorial point on its equatorial axis। ठीक, इसके बाद है चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट करते हैं टॉपिक टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल जो है उसको टॉर्क कितना लगता है, एक मिनट रुक जाइए बस। चलिए जी ये मिटा रहा हूँ यहाँ से मैं। Torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field. Torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field. Torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले ना मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बना लूंगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप पैरेलल लाइंस बना दीजिए। आप पैरेलल लाइंस बना दीजिए किसी भी एक डायरेक्शन में ले लो। मैंने कहा कि चलिए यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने बताया कि चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये बी वेक्टर। अब इसमें मैं एक मैग्नेटिक डाइपोल रख रहा हूँ। मैग्नेटिक डाइपोल अगर मान लीजिए मैं एक मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बार मैग्नेट की, तो वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक, तो हमने एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा कुछ इस तरह से, ऐसे करके रख दिया। यहाँ पर है बेटा एन नॉर्थ पोल, यहाँ पर है एस यानी कि साउथ पोल। ठीक, और जैसे हम मैग्नेट के बारे में बोलते हैं कि मैग्नेट में जो मैग्नेटिक लेंथ होती है यानी कि नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम 2L लेकर चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मेरा ये वाला जो डिस्टेंस है
मैंने ले लिया 2L। नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस होता है, याद रखिएगा। ठीक, अब क्या होगा कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, ये मान लीजिए ये है सेंट्रल पॉइंट, मैग्नेट का सेंट्रल पॉइंट ये है, या मैग्नेटिक डाइपोल का सेंट्रल पॉइंट ये है, जिस सेंट्रल पॉइंट को मैंने यहाँ पर कहीं फिक्स कर दिया बीच में। ठीक, और ये हमारा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो अब आप देखिएगा कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाता है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने यहाँ पर दिखाई है, तो इसका मतलब ये है कि इस ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये हमारा नॉर्थ रीजन होगा, और जो ये वाला रीजन है ये वाला होगा साउथ रीजन। ठीक, नॉर्थ रीजन साउथ रीजन, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये मेरा नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ रीजन। तो ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल यहाँ पर अट्रैक्ट होगा इस तरह से, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह से जो ये मेरा साउथ पोल है, ये साउथ पोल इस नॉर्थ रीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये ऐसे अट्रैक्ट होगा इस तरफ। और अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर इसका जो सेंट्रल पॉइंट है मैग्नेट का वो फिक्स कर दिया जाए, तो एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, ऑब्वियस सी बात है कि ये इसको इस तरह से घुमाना शुरू कर देगा, तो इस पर एक रोटेशनल फोर्स लगेगी। ये जो फोर्स है एक इधर और एक इधर इक्वल फोर्स लग रही है, तो इक्वल फोर्स विल फॉर्म अ कपल, तो एक कपल बन जाएगा फोर्स का। इधर इधर जिस तरह से हम साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल में इक्वल फोर्स लगाई जाती है, समझ गए? तो एक बार इधर और एक बार इधर, तो ये हमारी मैग्नेट घूमना शुरू कर देगी। बताइए जी, क्लियर है इतना? Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, अब जो हम फोर्स की बात करते हैं, वो फोर्स लगेगी कैसे? हमने बोला फोर्स होगी ये QM इंटू बी। ऐसे यहाँ पर जो फोर्स लगेगी ये भी कितनी, QM इंटू बी। ठीक है, ये फोर्स हो गई कि जो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो फोर्स के इक्वल हो जाता है। तो QM इंटू बी, समझ गए? अब जैसे ये QM इंटू बी हो गया, ऐसे यहाँ पर भी QM इंटू बी हो गया। अब मैं एक चीज और लिखूंगा, यहाँ से एक डॉटेड लाइन ऐसे बनाओ, और यहाँ से एक डॉटेड लाइन ऐसे बनाओ। जब हम टॉर्क निकालते हैं ना, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क में हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक फोर्स तो ज्यादा लग रही है रोटेशनल फोर्स और एक कम लग रही है, वो कपल होता है और बराबर फोर्स लगती है। तो जब हम टॉर्क की बात करेंगे, तो टॉर्क होता है जो हमारे पास दो फोर्सेस है ना, उन दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक फोर्स ये है QMB और एक फोर्स ये है QMB, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मुझे ये चाहिए। ठीक है, इसको अगर मैं x बोल दूं, और ये जो एंगल है जिस एंगल पर इस मैग्नेट को रखा हुआ है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, वही मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है ना, लगातार पैरेलल लाइंस है सारी मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल है, अगर ये एंगल बनाता है थीटा, अगर ये एंगल थीटा बनाता है, तो ये मैं x जो डिस्टेंस है ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताएंगे? ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मैंने क्या लिया, x ले रखा है। परपेंडिकुलर मेरे पास है और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास, मैं क्या करूंगा, साइन थीटा लगा दूंगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x है, मैं निकालूंगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन 2l। x की वैल्यू क्या हो गई, 2l साइन थीटा। ठीक है, अब ये करने के बाद में जब x की वैल्यू 2l साइन थीटा हो गया, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क को बोलते हैं टाउ इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, इक्वल फोर्सेस हैं, कपल बना रहे हैं। क्योंकि टाउ क्या हो गया, QM इंटू बी, QM इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन
थीटा क्यू एम बी इंटू 12 साइन थीटा। यहां तक बोलिए, यहां तक क्लियर? बेटा 1 मिनट के लिए मेरी वीडियो पॉज होगी, बस 1 मिनट वेट करिए प्लीज। जी 1 मिनट। अरे शिवांगी ऑनलाइन हो आज? Yes, sir. चलो ठीक है। चलिए देखिए, अब मेरे पास ये आ गया कि क्यू एम बी मल्टीप्लाइड बाई 12 साइन थीटा। तो ये देखते ही जैसे ही मुझे क्यू एम और 12 दिखाई देगा तो मैं समझ गया कि मेरे पास अब एक नई टर्म आ गई, मैग्नेटिक मोमेंट। मैं क्या करूंगा, क्यू एम और 12 को एक साथ लिखूंगा। क्यू एम 12, अच्छा ये एम जो है ना, याद रखना है सब्सक्रिप्ट में, मास मत समझ लेना इसको। ये है मैग्नेटिक चार्ज, है ना? तो क्यू एम 12 मल्टीप्लाइड बाई बी साइन थीटा, ऐसे लिख लो सिंपली बी साइन थीटा। अब मैं ही जानता हूं कि ये बन गया मैग्नेटिक मोमेंट एम बी साइन थीटा। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और साइन थीटा लगा हुआ है। इसका मतलब ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब जब साइन थीटा लगा हुआ है तो मैं इसको एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोल सकता हूँ। एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोल सकता हूँ। नहीं बता रहा हूँ। therefore tau vector is equal to m vector cross b vector। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद एक दो दो Yes, sir. हाँ जी, दो स्पेशल केसेस होंगे, वो स्पेशल केसेस देख लो, वो भी आसान है। स्पेशल केसेस में क्या है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, जो टाउ वेक्टर है वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर ये थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब अगर ये मैग्नेट ऐसे टेढ़ी रखी हुई है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाती है, ऐसे पैरेलल हो जाती है, तो हमारा टॉर्क कितना होगा, फिर इस पर टॉर्क लगेगा ही नहीं। कैसे? आप ये देखिएगा, when केस फर्स्ट है, when theta is equal to 0 degree, that is magnet aligns with b vector। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मैग्नेट अलाइन कर जाए तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो हमारा टाउ कितना हो जाएगा, एम बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री मतलब जीरो, तो टॉर्क लगेगा ही नहीं, यानी कि टॉर्क हो गया जीरो। सेकंड देखिएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होगा उस केस में टाउ लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तभी आती है जब थीटा 90 डिग्री होता है। दैट इज magnet is perpendicular to v vector। तो इस केस में टाउ विल बी कॉल्ड टाउ मैक्स। तो ये हो जाएगा एम बी sin 90 and sin 90 is 1, तो टाउ मैक्स is equal to एम बी मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, क्लियर? चलो जी, हाँ जी, इसके sir. बाद ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये देखेंगे। ये क्या हो गया, ये तो टॉर्क टॉर्क हो गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है,
तो जब मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पर एक टॉर्क लगेगी, एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, तो इस वजह से इस पर एक टॉर्क लगेगी। तो जब टॉर्क लगेगी तो इसका मतलब इसके अंदर कोई मैग्नेटिक सॉरी इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप होगी। एक मिनट रुक जाइए, बस पानी पी रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे स्प्रिंग वाला होता था ना कि अगर स्प्रिंग को मैं रिवर्स डायरेक्शन में घुमाऊं और फिर छोड़ दूं उसको स्प्रिंग को, जैसे स्प्रिंग है हमारे पास, उस स्प्रिंग को हमने रिवर्स डायरेक्शन, जैसे बच्चों के खिलौने होते थे तो उसमें स्प्रिंग वाली कोई जो मैकेनिकल जो खिलौने होते थे तो उसमें स्प्रिंग लगा रहता था, उसको ऐसे घुमाते थे और फिर छोड़ देते थे तो छोटी सी कार होती थी वो ऐसे चलती चली जाती थी आगे की तरफ। तो वो तो मैकेनिकल एग्जांपल हो गया। ये वाला एग्जांपल एक मिनट अभी बताता हूँ, रुकिए जरा। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, मैं एग्जांपल लेता हूँ एरो का और बो का। तो हम सॉरी, हाँ एरो और बो का हम एग्जांपल लेते हैं। तो जो बो होता है, धनुष होता है, धनुष में हमने तीर को लगाया है ना, तो अब जो उसका जो स्ट्रिंग होता है ना वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता है। हमने उस स्ट्रिंग पर जो तीर होता है उसको लगाकर और हम उसको ऐसे खींचते हैं, तो स्ट्रिंग की टेंडेंसी नहीं होती पीछे जाने की, स्ट्रिंग की टेंडेंसी रहती है बिल्कुल स्ट्रेट रहने की। हम उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो जब हम उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो अब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ गई बहुत ज्यादा, और स्ट्रिंग की टेंडेंसी है स्ट्रेट रहने की। तो स्ट्रिंग क्या करेगा, जैसे ही वो जो मैंने ताकत लगा रखी है पीछे, जैसे ही मैं उसको रिलीज करूंगा तो स्ट्रिंग की टेंडेंसी आगे आने की है, तो स्ट्रिंग आगे आएगा और उसके साथ में क्योंकि एरो लगा हुआ है तो वो एरो को भी आगे पुश कर देगा और एरो आगे की तरफ चला जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे ही हम कोई भी काम ऐसा करते हैं कि जिस डायरेक्शन में मोशन होना होता है या जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल पोजीशन होनी होती है किसी चीज की, हम उसके उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रेट रहना चाहता था, मैंने उस स्ट्रिंग के में लगाकर, तीर लगाकर उसको अटकाकर उसमें, और मैंने उसको पीछे की तरफ खींचा, तो अब स्ट्रिंग के अंदर एक टेंडेंसी है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की, लेकिन एरो उसके साथ में अटैच्ड है, तो एरो के अंदर अब एक अच्छी खासी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई कि अगर आप इसको रिलीज कर दोगे तो इट विल गो विद अ सर्टेन वेलोसिटी, ये एक सर्टेन वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा। अब देखिएगा वही काम हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर इस मैग्नेट की टेंडेंसी क्या है, इस मैग्नेट की टेंडेंसी ये है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, एक फोर्स इधर लगेगी एक फोर्स इधर लगेगी, तो मैग्नेट की टेंडेंसी इस तरह से घूमने की है आगे की तरफ। आप क्या करो, आप इसे उल्टा घुमा दो, आप इसे उल्टा घुमाना शुरू करो। ठीक, आप ऐसे घुमाओ, जरा सा घुमाते ही आप छोड़ोगे फिर से ऐसे इधर को अटकेगी और आगे की तरफ फोर्स लगेगी इस पर। ठीक है, तो आप ये करिएगा कि आप इसको थोड़ा और पीछे की तरफ घुमाइए, आप इसको ऐसे उल्टा घुमाइए और फिर छोड़ दीजिए, फिर ऐसे आ जाएगा। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है कि अगर मैं इसको ऐसे घुमाता चला जाऊं, उल्टा 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 मैं घुमाता चला जाऊं और फिर अचानक से मैं छोड़ दूं, तो जितना मैं इसको घुमाता जा रहा हूं उतनी इसके अंदर क्या आती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी है आगे की तरफ घूमने की और आप इसे उल्टा घुमा रहे हो। ठीक है, तो आप इसको उल्टा घुमाओगे, जैसे ही छोड़ोगे मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तुरंत इसको सीधा लाइन पर ले आएगा और सीधा घुमाना शुरू कर देगा। बताइए मेरी बात क्लियर है? ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि हम जब भी कोई चीज स्टडी करते हैं तो हम बहुत लार्ज वैल्यू के लिए स्टडी नहीं करते, हम छोटी सी वैल्यू के लिए स्टडी करके और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ओरिजिनली इसको मैंने ऐसे अलाइन माना एट एन एंगल थीटा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसको जरा सा ऐसे इधर को टिल्ट कर देता हूँ, जरा सा इसका एंगल बढ़ा देता हूँ, थीटा से बढ़ाकर हम इसका डी थीटा कर देते हैं, जरा सा एंगल बढ़ाते हैं। तो हम जरा सा एंगल बढ़ाएंगे तो जरा सी वापस इसमें ताकत लगेगी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। हम उसको जैसे ही इतना भी एंगल बढ़ाकर हम छोड़ेंगे ना तो फिर वो और आगे की तरफ जाएगा। ठीक, तो अब यही है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कि टाओ को तो मैंने स्टडी कर लिया,
टाउ को तो मैंने स्टडी कर लिया, टाउ है एम बी साइन थीटा। उसके बाद में जो मैं नेक्स्ट इसमें देखना चाहता हूँ वो ये है, इफ द डाइपोल, इफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल is rotated against the action of this torque in opposite direction, against the action of this torque। ये टॉर्क कैसे बन रहा है, मैं इसको उल्टा घुमाता हूँ, ठीक, तो अब पोटेंशियल एनर्जी विल डेवलप इनसाइड द डाइपोल। if this dipole is rotated against the action of torque, then a potential energy will develop in this dipole. Potential energy will develop in this dipole. ठीक, so let us rotate it through an angle d theta। एक छोटा सा एंगल ले लीजिए आप d थीटा, ठीक है। तो उसको एक छोटा सा एंगल d थीटा रोटेट करने में मुझे कितना काम करना पड़ा, वो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा जब भी, अगर मान लीजिए मैं रोटेशनल मोशन में वर्क डन की बात करता हूँ तो वो होता है टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई एंगल, ठीक। तो ये हो जाएगा टाउ डी थीटा। तो छोटा सा एंगल में घुमा रहा हूँ तो छोटा सा वर्क डन कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। अच्छा, अब वैल्यू डालिए, टाउ की वैल्यू तो मैं जानता हूँ क्या है, एम बी साइन थीटा। तो डी डब्ल्यू कितना हो गया, एम बी साइन थीटा और डी थीटा। फिर मैं कहूंगा कि ये तो हमने छोटा सा एंगल लिया, एंगल बड़ा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो जब एंगल बड़ा होगा तो हमने ये कहा कि इफ the dipole is rotated, if the dipole is rotated from थीटा 1 टू थीटा 2, सोचिए इनिशियल पोजीशन थीटा 1 थी, इनिशियल पोजीशन जो एंगल था वो थीटा 1 था और उसको हमने थीटा 2 तक रोटेट कर दिया, तो मेरे पास इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू आ गई। और आप ये समझ गए होंगे कि मैं ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास डी डब्ल्यू है तो इसकी हेल्प से टोटल वर्क डन निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन के लिए मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू यानी कि एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट होनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि अगर डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ रोटेट करा जाता है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 एम डी साइन थीटा डी थीटा, एम डी साइन थीटा डी थीटा। फिर इस एम डी को बाहर ले आओ, ये बाहर आ गया। और साइन थीटा का इंटीग्रल मैं जानता हूँ कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। ये हो गया माइनस cos theta and my lower limit is theta 1 and upper limit is theta 2। माइनस को बाहर निकाल लो, w is equal to minus md cos theta 2 minus cos theta 1, cos theta 2 minus cos theta 1। और जैसा कि हम 11th क्लास से देखते आ रहे हैं, जहां भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाती है वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ वर्क डन निकालता हूं। निकालने के बाद बस एक लाइन लिख देते हैं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द डिवाइस, जो भी डिवाइस है। तो यहाँ पर डिवाइस क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेट। तो हम ये कह देंगे यहाँ पर दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड as potential energy in the dipole, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या सिंबल यूज करते हैं, U, U इज इक्वल टू माइनस एम बी cos थीटा 2 माइनस cos
थीटा 1 बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और इसमें इसमें भी आप स्पेशल केसेस देख लीजिए। इसमें हम ये कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारा जो इनिशियल एंगल है, इनिशियली हमने ये बोला कि जो टॉर्क होती है ना, वो टॉर्क मैक्सिमम कब लगती है? टॉर्क किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल पर मैक्सिमम कब लगती है? मैं टॉर्क की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी 2 मिनट के लिए भूल जाइए। ठीक, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू mv होता है। ये कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप ये सोचिएगा कि जब कोई मैग्नेटिक डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क लग रही थी, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क लग रही थी, तभी आपको खुराफात सूझी और आपने सोचा कि मैक्सिमम टॉर्क लग रही है, चल बेटा इसके अगेंस्ट जाकर देखता हूँ। तो मैक्सिमम टॉर्क में ही आपने उसको पकड़ लिया और पकड़ के आपने सोचा कि मैं इसको उल्टा घुमाता हूँ जरा, तो आपने उसको उल्टा घुमाना शुरू करा। तो यानी कि जो इनिशियली था, अगर मैं मैक्सिमम टॉर्क उस पर लग रही थी मैग्नेटिक डाइपोल पर और आपने सोचा कि अब मैं इसको उल्टा घुमाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इनिशियली एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी कि आपका थीटा 1 थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 2 कितना? तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कितना घुमाता हूँ, तो मैं थीटा 2 तो सिर्फ थीटा ही ले लेता हूँ। फिर थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। समझ रहे हैं मेरी बात? हमारे पास क्या है? हमारे पास एक इनिशियल पोजीशन है और एक फाइनल पोजीशन है, तो एटलीस्ट हम कोई एक पोजीशन तो फिक्स कर लें। तो हमने कहा कि चलिए मैं इनिशियल पोजीशन फिक्स कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जब सबसे ज्यादा टॉर्क लग रहा था उसी टाइम हम देखेंगे कि ये उल्टा घुमाने पर वापस कितना घूमता है, ठीक है, तो मैं वो करना चाहता हूँ। तो इनिशियल पोजीशन मैंने फिक्स कर ली। तो अब इस केस में मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखिए, माइनस एम बी cos थीटा 2 की जगह डालिए थीटा और माइनस थीटा 1 की जगह डालिए 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 डिग्री कितना होता है? 0, और ये हो गया cos थीटा, तो ये हो जाएगा u मेरा माइनस एम डी cos थीटा। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? ये Yes, समझ sir. है ना? तो ये एक स्पेशल केस हो गया जब हमने बोला कि हमारा ये 90 डिग्री हो गया, तो ये सिंपली माइनस एम डी cos थीटा हो गया, ठीक। अब जरा देखते हैं, अभी भी एक तो अननोन है ना थीटा। अब हम ये कहते हैं कि अब मेरी इनिशियल पोजीशन तो फिक्स हो गई, उसकी वजह से मेरा पोटेंशियल एनर्जी इतना आ गया। अब मैं इसको कितना कितना घुमाता हूँ ये देखना है जरा। तो इसके स्पेशल केसेस में मैं क्या करूंगा, इसको मैं कहता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब मैं इसको घुमाता ही नहीं हूँ। स्पेशल केस में थीटा मतलब क्या है? थीटा 2, थीटा 1 तो फिक्स कर दिया ना 90 डिग्री। तो फर्स्ट केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब मैं उसको घुमा ही नहीं रहा हूं। जब मैं उसको घुमा ही नहीं रहा हूं तो क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, u इज इक्वल टू माइनस एम बी। फिर सेकेंड, व्हेन एक तो हो गया जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ली है, दूसरा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, इस पोजीशन को हम बोल देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। when theta is equal to 90 डिग्री, तो u कितना हो जाएगा? माइनस एम बी cos 90 आती है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर मैंने उसको 90 डिग्री ही और घुमा दिया तो कोई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं होगी। आपने क्या करा, वो ऐसे था, आपने उसको 90 डिग्री घुमाकर ऐसे कर दिया, वो फिर वहीं का वहीं रुक गया, तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं हुई, ठीक है। चलिए जी, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड केस, when theta is equal to 180 डिग्री। अब आपने उसको 180 डिग्री घुमा दिया तो क्या होगा? u इज इक्वल टू माइनस एम बी cos 180, cos 180 मतलब cos पाई कितना होता है? -1 इंटू माइनस एम बी प्लस का, ठीक है जी। तो ये आपका तीन चीजें हो गई। एक तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर आप अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो कैसे निकलेगा, दूसरा
टॉर्क कितनी लगेगी एक मैग्नेटिक डाइपोल पर, और तीसरा एक मैग्नेटिक डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक फिर मैं कल कराता हूँ, कल 1:30 पर लूंगा क्लास, ठीक है। सर नहीं, हाँ सर पेपर है मेरा कल। हाँ, कल पेपर है। हाँ जी सर।